बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम प्रोफेसर शाहिद अली, अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स, आईकॉम 1, ग्रुप ए और फेज़ 5। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। ये बेटा जो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है मल्टीपल चॉइस बेस है और ये 20 अप्रैल को हमारा ये पेपर है। इसमें मल्टीपल चॉइस हैं। अब इसमें से बेटा ये देख लेते हैं कि जो है ना करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो आपने बेटा इसको टैली कर लेना है जो आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। तो अगर कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को आप क्लियर कर लेना। नंबर 1 है अशिया के बदले में अशिया के लेन देन को क्या कहा जाता है। तो प्यारे तुलबा, अशिया के बदले में जो अशिया का लेन देन होता है उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, यानी बराह रास्त तबादला, जिसमें हम एक चीज़ देते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज़ ले लेते हैं, यानी गंदम के बदले में चावल वगैरह। नंबर 2 है ऐसा ज़र जिसकी ज़ाहरी मालियत और हकीकी मालियत दोनों बराबर हों कहलाता है। ये मेरा बेटा ये टर्म यूज़ होती है जो सिक्के वगैरह हैं उसके लिए, ज़ाहरी मालियत और हकीकी मालियत। अगर तो ये बराबर ना हों तो उसको कहते हैं अलामती ज़र। ठीक है, जिस तरह दुनिया में अमूमन अलामती ज़र ही जो है ना वो मेरा बेटा चल रहे हैं। ठीक है, और म्यारी ज़र क्या है? जिसमें ज़ाहरी मालियत और हकीकी मालियत आपस में बराबर हो। इसको हाईलाइट किया हुआ है। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है इसके। नंबर 3 है ऐसा ज़र जिसमें एक ख़ास हद तक की अदायगी की जा सकती हो, इसे कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ज़र किसी भी कंट्री के अंदर दो तरह का जो है ना वो चल रहा होता है। एक वो होता है जिसमें हम बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। मसलन आपने प्लॉट ख़रीदा है, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग ख़रीदी है, तो उसमें तो आप ज़ाहिर गैर महदूद हद तक आपको अदायगी करना पड़ेगी, ज़्यादा अमाउंट में अदायगी करना पड़ेगी। लेकिन एक है महदूद कानूनी ज़र, जिसको हम एक हद तक ही लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और महदूद कानूनी ज़र क्या होता है? ये अमूमन सिक्के होते हैं जो किसी कंट्री के अंदर छोटी छोटी जो है ना वो पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। नंबर 4, ज़र की कदर का मकदार ज़र के साथ ताल्लुक़ पाया जाता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, जो हम ज़र की कदर में मकदार में इजाफ़ा करते हैं तो कीमतें दुगनी हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं। जिस तरह आपने नज़रिया मकदार ज़र पढ़ा है, ये क्वेश्चन वहाँ से है। तो ज़र की मकदार बढ़ाने से कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन जो उसकी मेरा बेटा वैल्यू है, कदर है, वो कम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 है, ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, तो उस वक्त मुल्क के अंदर कीमतों के म्यार भी फ़र्ज़ करें 100 है, तो आप ज़र की मकदार का 200 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बेटा जो 100 रुपये वाली चीज़ है वो 200 रुपये की हो जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? निसफ, हाफ रह जाएगी। तो चौथे के जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है कि इनका आपस में मनफी यानी इनवर्स माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है। नंबर 5 है तफरीत ज़र के असबाब में शामिल नहीं है, तो मकदार ज़र में इजाफ़ा। सी जो है, तो मकदार ज़र में जब इजाफ़ा होता है तो वो तो अफरात ज़र में होता है। ठीक है, अफरात ज़र मकदार ज़र में इजाफ़ा होने की वजह से पैदा होता है। तो तफरीत ज़र तो ज़र की मकदार ज़्यादा होने से पैदा ही नहीं होता। क्यों? तफरीत ज़र में ज़र की मकदार क्या होती है? कम होती है। नंबर 6, अफरात ज़र और तफरीत ज़र में ताल्लुक़ पाया जाता है। बेटा ये तो क्लियर है, बी ऑप्शन इसकी ठीक है, माकूस। क्यों? अफरात ज़र में कीमतों के बढ़ने का रुझान होता है और तफरीत ज़र में कीमतों के कम होने का रुझान होता है। ठीक है, और दूसरा अफरात ज़र में दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर पैसा ज़्यादा होता है और तफरीत ज़र में पैसा कम होता है, और अफरात ज़र में कीमतें ज़्यादा होती हैं, बढ़ने का रुझान ज़्यादा होता है, और तफरीत ज़र में कीमतें कम होने का रुझान ज़्यादा होता है। तो इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है, यानी माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है। नंबर 7, बदल पजीर कागज़ी ज़र जारी करता है। तो बदल पजीर कागज़ी ज़र किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक जारी करता है। जिस तरह पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो जितने भी हमें अमूमन कागज़ी ज़र नज़र आएंगे, ठीक है, इसके ऊपर लिखा होता है स्टेट बैंक क्या करेगा? हामले हज़ा को मतालबा पर अदा करेगा। ठीक है, यानी क्या अदा करेगा? सोना वगैरह, ठीक है, गोल्ड वगैरह। ठीक है, कोई जाता तो नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो ये ऑप्शन होती है
تو جو حکومت کی طرف سے جب آپشن ہوتی ہے تو اس کو ہم بدل گزیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو کاغذ زر ہے ان پہ لکھا ہوتا ہے، اور یہ کون جاری کرتا ہے؟ مرکزی بینک. ویسے بھی مرکزی بینک کے علاوہ کوئی بھی دوسرا بینک کوئی بھی کرنسی نوٹ ایشو کرنے کا مجاز اتھارٹیز کے پاس نہیں ہے. نمبر 8، افراط زر میں قیمتیں بڑھتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اے آپشن اس میں ٹھیک ہے. چیک ہنڈی وغیرہ ہیں، اس میں سی آپشن ٹھیک ہے. اعتباری زر، تو اعتباری زر کیا ہوتا ہے؟ جو قانونی زر تو نہیں ہوتا لیکن لین دین میں محض اعتبار کی بنا پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعتباری زر. اور اعتباری زر کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ چیک ہے، ٹھیک ہے. ہم بڑی بڑی ٹرانزیکشن بھی کر دیتے ہیں، پلاٹ، بلڈنگ، مشینری، ٹھیک ہے. اور سارا ہمارا جو بزنس ہے وہ تو چلتے کریڈٹ پہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ کریڈٹ منی ہے، یعنی تباری زر ہے، چیک وغیرہ جو ہے. نمبر 10، سرکاری مالیات کے شعبے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سرکاری مالیات کے 3 شعبے ہیں. نمبر 1 سرکاری آمدنی، نمبر 2 اس کے بعد سرکاری اخراجات، خرچہ وغیرہ، اور نمبر 3 سرکاری قرضہ. تو سرکاری مالیات کے کتنے شعبے ہو گئے؟ 3 ہیں. اس میں بی آپشن کریکٹ ہے، ٹھیک ہو گیا. نمبر 11، ٹیکس عائد کرنے کے اصول سب سے پہلے کس نے بیان کیے؟ تو ٹیکس عائد کرنے کے جو اصول ہیں سب سے پہلے پروفیسر آدم سمتھ نے بیان کیے تھے. جو ٹیکس عائد کرنے کے آپ نے بک میں پڑھے تھے، اس میں جو فرسٹ والے 4 اصول تھے وہ کس نے پیش کیے تھے؟ پروفیسر آدم سمتھ کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے پیش کیے ہیں. اے آپشن اس میں ٹھیک ہے. نمبر 12، حکومت کی آمدنی جو ہے نا اس کی مدعات میں شامل نہیں ہے. اس میں سی آپشن کریکٹ ہے، دفاع، ڈیفنس. تو ڈیفنس تو بیٹا خرچے ہیں، اخراجات ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں اسلحہ وغیرہ خریدا جاتا ہے، جو ڈیفرنٹ فورسز ہیں ان کی سیلریز دی جاتی ہیں، تو اس سے آمدنی تو نہیں ہوتی، یہ ہمارے کیا ہیں؟ اخراجات ہیں، ٹھیک ہے. سی آپشن ٹھیک ہے. نمبر 13، اگر ٹیکس جس شخص پر عائد کیا جائے تو اسے ہی ادا کرنا پڑے تو یہ ٹیکس کہلاتا ہے. یعنی جس پر لاگو ہوا ہے اسی نے اپنی پاکٹ سے ادا کرنا ہے، اور اس کا بوجھ بھی کسی دوسرے پر منتقل نہیں کرنا ہے، تو یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یعنی براہ راست ٹیکس. نمبر 14، اگر آمدنی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح کم ہوتی جائے تو اسے کہا جاتا ہے. یعنی آمدنی بڑھ رہی ہے، انسان 2 لاکھ سے 3 لاکھ کما رہا ہے، کچھ 3 سے 4 کما رہے ہیں، 4 سے 5، تو جو آمدنی بڑھ رہی ہے اگر ٹیکس کی شرح کم ہو رہی ہے، ایسے حالات میں ہم اس ٹیکس کو تنزیلی ٹیکس کہتے ہیں، ریگریسو ٹیکس، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لاسٹ ملٹیپل چوائس، عشر کس پر لاگو ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. عشر جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے زرعی پیداوار پر. ڈی آپشن اس میں کریکٹ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہماری گندم ہے، چاول وغیرہ ہے، تو جس طرح ہم جس طرح مال پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو جو لوگ بزنس تو نہیں کرتے، زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ زرعی پیداوار پر ہی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ملٹیپل چوائس تھے، اس کے آنسرز آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیے گئے ہیں. تو آپ نے میرا بیٹا اس کو ٹیلی کر لینا ہے، اور جہاں پر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اے جو گروپ ہے فیز 5 کے اسٹوڈنٹس ہیں، اے کیٹیگری کے، اب ہم اس کا جو ہے سبجیکٹو پیپر ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ. اب ہم سبجیکٹو کی طرف جاتے ہیں ذرا.